अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 9 ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। इससे पहले के जो 8 लेक्चर्स हैं उसमें आपने एनालिसिस पढ़े थे, जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी डिस्कस किया था और इंटरनल एनवायरनमेंट को भी डिस्कस किया गया था। अब जो 9 to 14 लेक्चर्स हैं ये एक सीरीज़ है जो कि एनालिसिस के फेज़ को मुकम्मल करेगी। मैंने इसमें 3 मेजर टॉपिक्स शामिल किए हैं। मार्केटिंग सेगमेंट्स कॉस्ट एनालिसिस है, मार्केटिंग ऑडिट है और इसी में हम स्वॉट और टोज एनालिसिस को भी डिस्कस करेंगे, और फाइनली कंपैटिटर एनालिसिस है। तो चूँकि ये लेंथी टॉपिक्स हैं इसलिए हर टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यूँ ये 6 लेक्चर्स बनते हैं 9 to 14। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 9, मार्केटिंग सेगमेंट्स कॉस्ट एनालिसिस, और इसका पार्ट 1 हम स्टडी करने जा रहे हैं। मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमारी जो मार्केट है उसे हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर लें तो इस प्रोसेस को सेगमेंटेशन कहा जाता है और हर ग्रुप को सेगमेंट कहते हैं। और ये जो डिवीज़न है वो कई बेसिस पे हो सकती है, जैसे प्रोडक्ट्स हैं या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल्स टेरिटरी है, कस्टमर्स या साइज़ ऑफ ऑर्डर, या इनके अलावा भी हो सकते हैं। इस लेक्चर में हमारा जो फोकस है वो प्रोडक्ट बेस्ड और कस्टमर बेस्ड सेगमेंटेशन के ऊपर होगा कि हमने इसकी कॉस्टिंग कैसे करनी है। यहाँ एग्जांपल के लिए मैं एक कंपनी सपोज कर रहा हूँ ABC लिमिटेड, और इसके हम जो कॉस्टिंग है वो करेंगे। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास मौजूद है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इसका लास्ट मंथ का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट गिवन है। इसमें जो स्टाफ काम कर रहा है वो एडवर्टाइजिंग स्टाफ है, इनवॉइसिंग एंड कलेक्शन स्टाफ है, सेल्समैन है और पैकिंग एंड डिस्पैचिंग स्टाफ है। 3 तरह के इनके कस्टमर्स हैं और 3 ही तरह की ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, A, B और C। और तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो पैकिंग या साइज़ या वेट के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल A को हम मान लेते हैं कि इसका वेट 1 kg है, B का 3 kg है और C का 6 kg है। जी, ये इसका लास्ट मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो हमें गिवन है एग्जांपल में। और इसकी अगर आप डिटेल्स देखें तो सेल्स का रेवेन्यू दिया गया है 254,000। ये जितने भी अमाउंट्स हैं पाउंड्स में। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये गिवन है 178,500। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे। इसके बाद एक्सपेंसेस हैं जिनके मुख्तलिफ हेड्स दिए गए हैं, जैसे सैलरीज़ हैं, रेंट है, पैकेजिंग मटेरियल है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी है और ऑफिस इक्विपमेंट है। जितने भी एक्सपेंसेस हैं अगर आप इसका सम करें तो 64,430 पाउंड्स आ जाएगा। तो अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ये जो एक्सपेंस है वो माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा ABC कंपनी का, which is 13,070। इसके बाद अगर आप टेबल 3.7 देखें तो इसमें हमें प्रोडक्ट से मुतालिक जो डेटा है वो गिवन है। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की प्रोडक्ट्स हैं, A, B और C। तो A, B और C तीनों की जो कॉस्ट पर यूनिट है वो बताई गई है। 105 पाउंड A के लिए, 525 पाउंड B के लिए और 2100 C के लिए। ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अगले कॉलम में इसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, मतलब 105 में बन रही है और 150 में वो बेच रहे हैं। इसी तरह से B प्रोडक्ट 525 में बन रही है और 740 की वो बेच रहे हैं, एंड सो ऑन। उससे नेक्स्ट कॉलम में हर प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड हैं वो लिखे हुए हैं। टोटल आप देख सकते हैं कि 1110 यूनिट्स बिके, जिसमें से प्रोडक्ट A के 1000 यूनिट्स हैं और बाकियों के कम हैं। इसके बाद जो सेल्स रेवेन्यू का कॉलम है इसमें वैल्यूज़ कैसे आएंगी कि आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट को नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपने A प्रोडक्ट के केस में 150 इसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट थी और 1000 यूनिट इसके बिके, मल्टीप्लाई करेंगे तो 150,000 इसका सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। इसी तरह B और C के जो रेवेन्यूज़ हैं वो भी कैलकुलेट किए। जब आपने इसका सम किया तो 254,000 ये आपके पास आ गया।
तो यही वाला जो रेवेन्यू है वो टेबल 3.6 में भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। फिर जो लास्ट कॉलम है रिलेटिव बल्क पर यूनिट, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि ए, बी और सी तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये पैकिंग और वेट के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो चूँकि ये मुख्तलिफ हैं, लिहाजा जब आप इनकी पैकिंग करेंगे तो पैकिंग मटेरियल और उसके ऊपर जो एफर्ट है और टाइम है वो उसी हिसाब से कम या ज़्यादा लगेगा। तो ए जो है उसका रिलेटिव बल्क पर यूनिट 1 है, बी जो है वो 3 है और सी जो है ये 6 है। ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद। अब अगर आप नीचे वाला टेबल देखें विच इज़ 3.8, तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर का जो डेटा है वो गिवन है। 3 तरह के कस्टमर्स हैं जिसके, चार्ल्स हैं, जेम्स हैं एंड ह्यू। तो इनको जो सेल्स का स्टाफ है वो कॉल्स करता है और कॉल्स के बाद ये ऑर्डर डिलीवर करते हैं। तो देखें जो चार्ल्स हैं इनको 30 कॉल्स पिछले महीने की गई और इन्होंने 30 ऑर्डर्स ही डिलीवर किए। डिलीवर करने से मुराद ऑर्डर्स दिए इन्होंने। जेम्स को 40 कॉल्स की गई और इन्होंने सिर्फ 3 ऑर्डर दिए, और ह्यू को 30 कॉल्स की गई और सिर्फ 1 ऑर्डर मिला। तो टोटल जो कॉल्स हैं वो 100 हैं और टोटल जो ऑर्डर्स डिलीवर किए गए वो 34 हैं। अब हर कस्टमर ने ए, बी और सी तीनों प्रोडक्ट्स के जितने जितने यूनिट्स ख़रीदे वो उसकी डिटेल्स भी मेंशन्ड हैं। जैसे चार्ल्स ने प्रोडक्ट ए के 900 यूनिट्स परचेज़ किए, बी के 30 और सी का कोई भी यूनिट उसने परचेज़ नहीं किया। इसी तरह जेम्स और ह्यू का डेटा भी मौजूद है। तो ए, बी और सी तीनों के यूनिट्स को अगर आप ऐड करेंगे तो वो 1110 बनता है, 1110। ऊपर वाले टेबल में आप इसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड 1110 है। टेबल 3.9, इसमें हमें जो पैकेजिंग यूनिट्स हैं उसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं। 3 प्रोडक्ट्स हैं ए, बी और सी, और तीनों के जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड हैं ये हमारे पास मौजूद हैं। ये हम पिछले जो टेबल्स हैं उसमें भी देख चुके हैं। अब हर एक का जो रिलेटिव बल्क पर यूनिट है वो भी हमें पता है। ए का वज़न 1 kg है, बी का 3 kg है और सी का 6 kg है। तो पहले मैंने बताया कि वज़न और साइज़ जितना ज़्यादा होता जाएगा पैकिंग का मटेरियल भी बढ़ेगा, पैकिंग की एफर्ट भी बढ़ेगी और पैकिंग करने का जो टाइम है वो भी बढ़ता जाएगा। तो ज़ाहिर है कि पैकिंग एक्सपेंस भी बढ़ेगा। लिहाजा हम आसानी के लिए क्या कर रहे हैं कि ए का जो 1 यूनिट है उसे तो हम 1 ही मान रहे हैं, यानी उसके जो पैकेजिंग यूनिट है वो 1000। ये कैसे आएगा? उसके रिलेटिव बल्क को उसके नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दें। बी के यूनिट्स जो बिके हैं वो तो 100 हैं, लेकिन पैकेजिंग के एतबार से हम इसे 300 मान रहे हैं, क्योंकि ये ए की निस्बत जो इस पैकिंग मटेरियल, टाइम और एफर्ट है वो 3 टाइम्स लेगा। लिहाजा इसे हम 100 की बजाय 300 पैकेजिंग यूनिट्स मान रहे हैं। और इसी तरह से सी जो है इसके यूनिट्स तो 10 बिके हैं, लेकिन पैकेजिंग के हवाले से हम इसे 60 मान रहे हैं, क्योंकि इसका जो रिलेटिव बल्क है वो 6 है। तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो टोटल जो पैकेजिंग यूनिट्स हमारे पास बनेंगे वो 1360 बनेंगे। ये आगे एनालिसिस में हमारे काम आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे इस एग्जांपल से मुतालिक मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, और एक पॉइंट मैं बताता चलूँ कि इस कंपनी में 4 तरह के लोग काम करते हैं। एक तो एडवर्टाइजिंग स्टाफ है जो कि कंपनी की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। उसके बाद सेल स्टाफ है जो कि कस्टमर्स को फ़ोन कॉल्स करते हैं और ऑर्डर्स लेते हैं। उसके बाद ये ऑर्डर्स चले जाते हैं इनवॉइसिंग एंड कलेक्शन स्टाफ के पास, जो कि बिलिंग करते हैं और उसके बाद पेमेंट्स रिसीव करते हैं। और फाइनली जो पैकेजिंग एंड डिस्पैच स्टाफ है वो प्रोडक्ट्स को पैक करता है और कस्टमर तक पहुंचा देता है। तो इसीलिए जो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टेबल 3.6, उसमें हमारे पास एक्सपेंस आइटम्स दी गई हैं, जैसे सैलरीज़ हैं, जैसे रेंट है, पैकेजिंग मटेरियल है, पोस्टेज है, स्टेशनरी है, ऑफिस इक्विपमेंट है। हमने आसानी के लिए इसको 4 हेड्स में डिवाइड कर लिया। पर्सनल सेलिंग में
पैकेजिंग में, एडवर्टाइजिंग में और इनवॉइसिंग में। फिर आप देखें कि जो डिवीज़न ऑफ सैलरीज है वो भी चारों तरह के स्टाफ के मुताबिक है। जैसे सेल्स पर्सनस को 15,000 सैलरी मिल रही है, जो पैकेजिंग लेबर है उसको 13,500 मिल रही है, और एडवर्टाइजिंग और इनवॉइसिंग स्टाफ को 9,000 सैलरी मिल रही है। हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो 9,000 सैलरी है वो एडवर्टाइजिंग और इनवॉइसिंग स्टाफ में हाफ हाफ डिवाइड हो रही है। कंपनी का जो ऑफिस है उसका रेंट 7,500 है और इसको हमने 4 हेड्स में डिवाइड करना है। अब सेल्स पर्सनस के बारे में बताया गया है कि वो ऑफिस में आते ही नहीं है, यानी कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करते, लिहाजा रेंट में उनका शेयर 0%। फिर हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो एडवर्टाइजिंग और इनवॉइसिंग का स्टाफ है वो 20% स्पेस कवर करते हैं ऑफिस में, लिहाजा रेंट का 20% जो है वो उनके अकाउंट में जाएगा, यानी 1,500। और जो 80% स्पेस है ऑफिस की वो ऑक्यूपाई करता है पैकेजिंग एंड डिस्पैच स्टाफ, तो रेंट का जो 6,000 है वो इनके हेड में जाएगा। फिर जो पोस्टेज और स्टेशनरी का एक्सपेंस है वो इक्वली डिवाइड किया गया है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ और इनवॉइसिंग के लिए, क्योंकि दोनों केसेस में, प्रमोशन में भी और इनवॉइसिंग में भी, स्टेशनरी भी यूज़ होती है और टिकटिंग वगैरह भी होती है, लिहाजा ये इसमें इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। ऑफिस का जो इक्विपमेंट है, जिसमें कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई प्रिंटर हो सकता है या स्कैनर हो सकता है, इस तरह की जो मशीन्स हैं, उसका एक्सपेंस भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में और इनवॉइसिंग में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि जितनी भी एडवर्टाइजिंग होती है वो प्रोडक्ट सी के लिए होती है, यानी प्रोडक्ट ए और बी को एडवर्टाइज नहीं किया जाता। जितनी भी एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंडिचर है वो हम प्रोडक्ट सी में रखेंगे। जी, टेबल 3.10 ये हमें बता रहा है कि किस तरीके से जो एक्सपेंसेस हैं उनको 4 बड़े हेड्स में डिवाइड किया जाएगा, जिसका भी मैंने जिक्र किया। और उसमें सैलरीज हैं, सैलरीज ऑलरेडी अभी हमने देखा है कि इन्फॉर्मेशन गिवन है। पर्सनल सेलिंग 15,000, पैकेजिंग एंड डिस्पैच 13,500, और एडवर्टाइजिंग और इनवॉइसिंग के लिए 9,000 था, उसको मैंने बताया था कि हम एज्यूम करेंगे हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से रेंट की कैलकुलेशन हमने देखी थी कि पर्सनल सेलिंग, यानी पर्सनल सेलिंग जो है वो सेल्स स्टाफ का काम है और वो ऑफिस में नहीं आता, लिहाजा रेंट में उसका कोई शेयर नहीं है। पैकेजिंग एंड डिस्पैच 80% स्पेस कवर करते हैं तो उनका रेंट 6,000 बनता है, और एडवर्टाइजिंग और इनवॉइसिंग का जो कंबाइंड रेंट था वो 1,500 था, जिसको इक्वली डिवाइड कर दिया गया 750 ईच। पैकेजिंग मटेरियल जितना भी है वो पैकेजिंग एंड डिस्पैच डिपार्टमेंट ही यूज़ करता है, लिहाजा वो सारा उसी में आ जाएगा 15,180। पोस्टेज एंड स्टेशनरी का जो एक्सपेंस था वो 750 था, जो कि इक्वली डिवाइड हो गया एडवर्टाइजिंग और इनवॉइसिंग में। बिल्कुल ऐसे ही जो इक्विपमेंट था उसका जो एक्सपेंस है वो 1,500 था, वो भी एडवर्टाइजिंग और इनवॉइसिंग में इक्वली डिवाइड हो गया। तो यूं हमारे पास जो चारों बड़े हेड्स हैं, हर एक के एक्सपेंसेस की डिटेल्स टेबल 3.10 में आ गई।